ओके। वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल डिफेंस एस्पिरेंट्स, और स्वागत है आपका डिफेंस ऑफिसर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। और जैसा कि हमने कल आपको बताया था, हम एक सीरीज शुरू कर रहे हैं फॉर आवर सीनियर बैचेस, जो कि एनडीए सीडीएस रिलेटेड एग्जाम्स के होते हैं, यानी कि ये आरआईएमसी और आरएमएस के स्कूल एग्जाम से इतर जो सीनियर बैचेस हैं उनके लिए हम कुछ स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। कल हमने इसमें डिस्कस किया था मॉडर्न इंडिया, और इसमें अराइवल ऑफ यूरोपियंस के बारे में हमने डिस्कशन किया था, जिसमें फर्स्ट जो यूरोपियन पावर्स आती हैं वो हैं पोर्चुगीज। तो आज उसी से आगे बढ़ते हैं और थोड़ा कुछ कल का रिवीजन करते हुए आगे बढ़ते हैं। सो इट इज़ इम्पोर्टेंट मूवमेंट ऑफ मॉडर्न इंडिया, और ये बैकग्राउंड है इंडियन नेशनल मूवमेंट स्टार्ट होने से पहले। जो मॉडर्न इंडिया में सबसे बड़ी घटना है वो है इंडियन नेशनल मूवमेंट, और वो चलता है काफ़ी डेकेड्स तक। उससे पहले का जो बैकग्राउंड है उसकी बात करते हैं। और कल हमने पोर्चुगीज के बारे में पढ़ा था, और आज हम डच और ब्रिटिश फोर्सेस के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो यूरोपियंस के इंडियन आने के रीजंस के बारे में हमने डिस्कस किया था कि कुछ इंडियन इकोनॉमिक वेल्थ और अट्रैक्शन टुवर्ड्स इंडियन नॉलेज एंड आर्ट था, और वहीं रोमन एम्पायर का फॉल और ऑटोमन एम्पायर के एज अ इंटरमीडिएरीज बीच में आ जाने की वजह से कुछ सी रूट्स की खोज करने पे मजबूर हुए थे यूरोपियंस। इसके अलावा वहाँ रेनेसा और कंपास जैसे कुछ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी हो गए थे। सो दिस इज द रीजन वाई यूरोपियन अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इंडिया, और उसमें सबसे पहले आने वाले थे पोर्चुगीज, जिसमें वास्को डी गामा कैलिकट के कोस्ट पे उतरा था इन 1498। तो ये एक इंडिविजुअल ट्रेडर था फ्रॉम पोर्चुगल, और इसके बाद पेड्रो अल्वेज कैब्राल नाम के दूसरे एक्सपेडिशन लेकर आते हैं सेकंड पोर्चुगीज। इस बीच अरेबियन और पोर्चुगीज के बीच कुछ राइवलरी भी शुरू होती है, और धीरे धीरे पोर्चुगीज गवर्नमेंट भी इंटरेस्ट दिखाती है इन इंडियन ट्रेड, बिकॉज इट creates huge amount of benefit for the individual traders. So the government attracted towards that, such kind of a trade, और उनसे बेनिफिट गेन करने की कोशिश करती है। इसी क्रम में फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को भेजा जाता है पोर्चुगल से वाइसरॉय बनाकर, और कुछ इलाकों पर पोर्चुगीज फैक्ट्रीज का सेटलमेंट किया जाता है। दिस इज द मैप ऑफ पोर्चुगीज फैक्ट्रीज, जो कि अल्टीमेटली इतनी जगहों पर पुर्तगालियों ने सेटलमेंट अपने रखे थे, और इनमें गोवा जो कि स्पेशल केस है। गोवा इंडिया की इंडिपेंडेंस के बाद तक भी पोर्चुगीज के अंडर था। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रॉम 1509 टू 1961, यानी कि 1947 में इंडिया की आज़ादी के बाद 1961 में जाकर गोवा पुर्तगालियों से इंडिया को मिला था। तो जो सबसे पहले यूरोपियन फोर्सेस आती हैं इंडिया में, एंटर करती हैं, जो कि पोर्चुगीज थी, और सबसे आखिरी में इंडिया से जो जाती हैं फोर्स आफ्टर ब्रिटिशर्स, वो भी पोर्चुगीज थी। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है कि पोर्चुगीज वर फर्स्ट टू अराइव एंड लास्ट टू लीव इंडिया, और ये कुछ इलाके हैं जहाँ पोर्चुगीज सेटलमेंट हुआ था। उसके अलावा अब जब हम यहाँ देखते हैं गवर्नमेंट ने पोर्चुगीज अपने ऑफिशियल्स भेजने शुरू किए, तो उनमें फ्रांसिस्को डी अल्मेडा आते हैं पहले बन के। ये ब्लू वाटर पॉलिसी का यूज़ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वॉर ऑफ चॉल जो होती है इन 1508 एडी में, वो मजबूर कर देती हैं इन्हें अपनी ब्लू वाटर पॉलिसी को त्यागने के लिए और युद्ध में लगने के लिए। सेकंड पोर्चुगीज वाइसरॉय बन के आए थे अल्फोंसो डी अल्बुकर्क, और ये बिल्कुल अल्मेडा से इतर अपनी पॉलिसीज रखते हैं। इसके अलावा इनके विजयनगर एम्पायर से भी अच्छे रिलेशंस होते हैं। तो ये भटकल वाले एरिया में अपनी फैक्ट्रीज, पहली फोर्ट बनाने का काम करते हैं। तो पहला किला जिसके लिए पोर्चुगीज गवर्नमेंट ने इन्हें भेजा था, वो ये फोर्ट का निर्माण करना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा ये बहुत ही इंटरेस्टिंग 3 फैक्ट है इनके बारे में। पहला है कि ये गोवा को कैप्चर करते हैं, वही गोवा जो 1961 में फिर पोर्चुगीज से आज़ाद होगा। और सेकंड थिंग इनकी है कि ये मलक्का स्ट्रेट और हॉर्मुज जो स्ट्रेट है, तो इंडिया के लेफ्ट और राइट में, तो जो मेन स्ट्रेट है या मेन जो समुद्री मार्ग
के रास्ते हैं, उनके जो मेन सेंटर्स पे ये कब्जा कर लेते हैं, तो एक हिसाब से पूरे के पूरे इंडियन ओशन पे इनका कब्जा हो जाता है। इफ इट इज इंडिया, इट इज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एंड दिस इज मलक्का स्ट्रेट। इसके बारे में हमने आपको मैप में भी दर्शाया था। ये इंपॉर्टेंट सी रूट्स हैं आज की डेट में जहाँ जहाँ जो इंटरनेशनल ट्रेड के लिए यूज़ होते हैं, और इसमें ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और ये है मलक्का स्ट्रेट और ये है इंडिया एंड दिस इज इंडियन ओशन। तो ये ईरान के पास और ये साउथ ईस्ट एशिया में मलेशिया के पास, इन दोनों पे कब्जा, गोवा पे कब्जा। तो कुल मिलाकर पोर्चुगीज किस तरह से अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड इंडिया में बनाने लगे, यहाँ तक हम पहुंचे थे। उसके बाद थर्ड वाइसरॉय बनकर आते हैं नीनो डी कुन्हा, और ये कोचीन से गोवा अपनी कैपिटल शिफ्ट करते हैं बिकॉज गोवा इनके टोटल कंट्रोल में है, जबकि कोचीन जमहूरियन के कंट्रोल में है। इसके अलावा ये कुछ नई सेटलमेंट भी चेन्नई और बंगाल में इस्टेब्लिश करते हैं। और एक नया इंसिडेंट होता है जो कि गुजरात के किंग को लेकर है। गुजरात के किंग का नाम था बहादुर शाह। बहादुर शाह नाम से बहुत सारे आपको मुगल एम्परर में भी देखने को मिलेंगे, लेकिन दिस इज अ गुजरात के किंग है। और इनको अपने राज्य में डर था हुमायूं के इन्वेजन का। हुमायूं के इन्वेजन से बचने के लिए ही कॉन्टेक्टेड टू पोर्चुगीज पीपल। पोर्चुगीज को ये बोलते हैं कि मैं आपको बसीन और दीव का इलाका दे दूंगा अगर आप मेरी मदद करेंगे इन टैकलिंग हुमायूंस इन्वेजन। तो बसीन तो इन्हें मिल जाता है, लेकिन ये दीव देने से थोड़ा इनकार करने लगता है, रिलेक्टेंट हो जाता है, बिकॉज हुमायूं का जो इसके राज्य में आक्रमण है वो टल जाता है और हुमायूं वापस चला जाता है। तो पोर्चुगीज कितना स्ट्रांग होल्ड इंडिया पे कर चुके हैं इसकी हमें एक झलक देखने को मिलती है 1537 में, जब बहादुर शाह को पोर्चुगीज शिप में बुलाया जाता है फॉर नेगोशिएशन और फिर उनका वहाँ मर्डर हो जाता है। तो ये हमने कल देखा था यहाँ तक। इसके अलावा हमने एक और ख़ास चीज़ देखी थी पोर्चुगीज ट्रेड की, वो है जो इनका कॉर्टेज सिस्टम है। ये एक तरह का लाइसेंस सिस्टम था, बिकॉज आप देख रहे हैं कि इंडियन ओशन पे इनका टोटल कंट्रोल है। इंडियन ओशन पे कंट्रोल होने का मतलब इंडियन ओशन में जो भी शिप मूवमेंट करेंगे, जो भी ट्रेड होगा या जो भी ट्रांसपोर्टेशन होगा, उस पर इनको टैक्स देना पड़ता है पोर्चुगीज को, बिकॉज पोर्चुगीज हैव टोटल कंट्रोल ओवर इंडियन ओशन रीजन। तो जो कॉर्टेज सिस्टम है उसको हमने कल पढ़ा था, लाइसेंस टू ट्रेड या सी पास सिस्टम भी, और इसकी एक कितनी इंपॉर्टेंस है, पोर्चुगीज कितने स्ट्रांग हो चुके हैं उसका एग्जाम्पल हमें यहाँ देखने को मिलता है, जब अकबर को भी अपना एक परमिट लेना पड़ता है अपने आइटम्स को मूव करने के लिए इंडियन ओशन में। इसके अलावा जो भी शिप, बड़े या छोटे, अरेबियन शिप हो या अरेबियन सी हो या बे ऑफ बंगाल के पास के रीजन हो, वहाँ जितने भी शिप का मूवमेंट होना है उन सब मूवमेंट पे इनका रिस्ट्रिक्शन था। और जो भी इन्हें कॉर्टेज सिस्टम के तहत ट्रेड के लिए परमिट नहीं लेता था इनसे, उनके शिप को ये लूट लिया करते थे। तो लूटिंग ऑफ ट्रेडरशिप ये पोर्चुगीज लोगों ने शुरू की थी, और इसके इम्पैक्ट आपको आने वाले टाइम में देखने को मिलेंगे क्या होता है पोर्चुगीज के साथ। जो छोटे ट्रेडर्स थे जिन्होंने इन्हें परमिट दिया, उनको इन्होंने सिक्योरिटी भी प्रोवाइड की। जो छोटे ट्रेडर्स परमिट लेकर अपना सामान मूव करते थे, उन सभी को पोर्चुगीज ने सिक्योरिटी प्रोवाइड की इन सी रूट, स्मॉल ट्रेडर्स। तो ये दो चीजें हैं। इसके अलावा जो पोर्ट्स पोर्चुगीज यूज करते थे उनकी लिस्ट है यहाँ पर, जैसे पहला गोवा मोस्ट इम्पोर्टेंट, और फिर मुंबई, दमन दीव, इसमें दीव बहादुर शाह से लिया गया, छीन लिया गया एक हिसाब से, मैंगलोर, कोचिन, कन्नूर, कैलीकट, ये पूरा साउदर्न और वेस्टर्न इंडिया का हिस्सा है। और ये ईस्टर्न को, ये बे ऑफ बंगाल के आसपास के रीजन पे आते हैं नागापट्टनम, मछलीपट्टनम और हुगली, जो कि कलकत्ता के पास है। तो एक हिसाब से पूरे इंडियन कोस्ट पे पोर्चुगीज का कब्जा था, और पोर्चुगीज इंटरफेयर भी करने लगे थे इंटरनल पॉलिटिक्स में। जैसे पावर स्ट्रगल रहता था विजयनगर एम्पायर, जो कि कृष्णदेवराय, जिन्होंने भटकल में इन्हें फोर्ट बनाने की परमिशन दी थी, और डेक्कन के सुल्तान्स यानी कि बीजापुर गोलकोंडा के सुल्तान्स के बीच, इन दोनों एम्पायर के बीच का जो टसल है, या फिर डेक्कनीज सुल्तान्स और मुगल्स के बीच का जो स्ट्रगल है, या फिर मुगल्स और
मराठाओं के बीच का जो स्ट्रगल है, इन सभी में पोर्चुगीज कोई एक साइड चूज करते थे और उस साइड को जिताने की कोशिश करते थे। तो एक हिसाब से हमें समझ में आता है कि पोर्चुगीज का इंटरफेरेंस हो चुका है इन पॉलिटिकल सिस्टम। ये हमने कल कवर किया था और इज अ स्मॉल रिवीजन ऑफ दैट थिंग। ओके, नाउ अब हम देखते हैं आगे क्या हुआ। आगे हम सीधे जिस पॉइंट पे चर्चा करना चाहेंगे वो है पोर्चुगीज डिक्लाइन। जैसा कि आप देख रहे थे, बहुत स्ट्रांग होल्ड हो चुका था पोर्चुगीज का, लेकिन फिर एक समय के बाद पोर्चुगीज जो पावर है उतनी स्ट्रांग रही नहीं इंडिया में, उसका डिक्लाइन हो गया। इसके डिक्लाइन होने के क्या रीज़न हो सकते हैं, उन पे थोड़ी नज़र हमें देखनी पड़ेगी, बिकॉज हमें दिख रहा था कि पोर्चुगीज काफ़ी स्ट्रांगली अपने को असर्ट कर रहे हैं इंडियन ओशन में और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में भी। इनका डिक्लाइन क्यों हुआ? तो इनका डिक्लाइन का जो पहला रीज़न हमें समझ में आता है वो है रिलीजियस इंटॉलरेंस। पोर्चुगीज दरअसल लोगों को कन्वर्ट कराने में बिजी थे। तो इंडिया में वो चाहते थे कन्वर्जन, एक उनका मेन एजेंडा था। तो लोगों को कन्वर्ट कराने की वजह से लोकल जो पब्लिक है उनके सेंटिमेंट्स हर्ट हुए और उनके खिलाफ, पोर्चुगीज के खिलाफ इनके अंदर एक फीलिंग, सेंस ऑफ एलिनेशन आने लगा इंडियन पब्लिक में। उसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो इंडियन ट्रेडर्स थे जो इनके कॉटेज सिस्टम को फॉलो नहीं करते थे, उनकी शिप को या अरेबियन जो भी शिप होते थे जो इनके इनसे पास या परमिट नहीं लेते थे, उनके शिप को ये लोग लूटना शुरू कर चुके थे। देखिए यहाँ पे हमने डिस्कस किया था लूट बाय पोर्चुगीज एंड सिक्योरिटी प्रोवाइडेड टू स्मॉल ट्रेडर्स। तो इस लूट की वजह से भी एक तो इनका रिलीजियस इंटॉलरेंस, सिर्फ अपने रिलीजन को असर्ट करना और बाकी रिलीजन्स के पीपल्स को कन्वर्ट करने की कोशिश करना, उसके अलावा इंडियन ट्रेडर्स को लूटना। तो जनरली इन सब चीज़ों ने इनके बारे में अच्छी ओपिनियन नहीं रखी, इंडियन पॉपुलेशन में ठीक ओपिनियन नहीं थी। फिर एक तीसरी चीज़ भी हमने को देखने को मिली जो कि अल्फोंसो डी अल्बुकर्क ने काफ़ी एग्रेसिवली इसको करने की कोशिश की थी, वो थी मैरिज पॉलिसी ऑफ पोर्चुगीज। पोर्चुगीज मेल को इंडियन फीमेल से शादी कराकर पोर्चुगीज पॉपुलेशन को इंक्रीज करने की कोशिश की थी। और ये तीनों ही रीजन आपको मुझे लगता है समझ में आए होंगे कि ये तीनों ही रीजन हमारे पोर्चुगीज के बारे में इंडियन सेंटिमेंट्स को ख़राब करने वाले थे। यानी कि इंडियन पब्लिक जो है, इंडियन पब्लिक के ओपिनियन सही नहीं था इसके लिए, पोर्चुगीज के लिए, सॉरी। तो इंडिया में इंडियन पब्लिक इनसे खुद को डिसएसोसिएट करती थी, इन्हें अपना हिस्सा नहीं माना, इनसे घुले मिली नहीं इंडियन पब्लिक और इनके खिलाफ एक हिसाब से थी। तो अपोजिशन में थी इनके। उसके रीजंस हमने डिस्कस किए हैं कि रिलीजियस इंटॉलरेंस, लूट ऑफ इंडियन ट्रेडर्स एंड मैरिज पॉलिसी ऑफ पोर्चुगीज, ये तीन रीजन थे जिसकी वजह से भारतीय जनता तो इनसे घुल मिल नहीं पाई। लेकिन इसके अलावा कुछ बड़े कारण और भी थे, जैसे अराइवल ऑफ इंग्लिश एंड डच पावर्स। तो इंग्लिश यानी कि ब्रिटिशर्स के आने की वजह से इन्हें एक टफ कंपटीशन झेलना पड़ा। ओके, उस टफ कंपटीशन की वजह से क्या हुआ कि जो भी पोर्चुगीज अभी तक मोनोपोली अपनी चला रहे थे, या जैसे वो कुछ जगहों पे कब्जा करके वहाँ के लाइसेंस सिस्टम उन्होंने लगा दिया था, उन सबको एक अच्छा कंपटीशन मिला और इनसे लड़ने के लिए एक अलग यूरोपियन फोर्स भी सामने आ गई जिसका नाम था ब्रिटिश और डच पावर्स। तो इनके आने की वजह से इंडियन पब्लिक में इनके अपोजिशन की वजह से और जो इन्हें लोकल सपोर्ट मिलता था फ्रॉम लाइक एम्पायर्स लाइक विजयनगर एम्पायर, इन सब का इनका भी डिक्लाइन होना लगा। जैसे विजयनगर एम्पायर ने इन्हें पहला फोर्ट बनाने की इजाज़त दी थी और उसका डिक्लाइन हो गया विद टाइम, तो इनके एक सपोर्ट बेस चला गया, इनको कंपटीशन मिलने लगा, इनका अपोजिशन होने लगा। और इसके अलावा खुद इंटरनेशनली भी जो पोर्चुगल एज अ कंट्री दैट वाज कैप्चर्ड बाय स्पेन, तो स्पेन ने पुर्तगाल पे कब्जा कर लिया था, जिससे उनकी पॉलिसीज प्रभावित हुई, उनका ध्यान अपनी डोमेस्टिक पॉलिसीज पे ज़्यादा रहा और भारत पे वो उतना ध्यान नहीं दे पाए। तो इन सब कारणों की वजह से पोर्चुगीज का डिक्लाइन हो गया है
विथ टाइम इन इंडिया, जो कि हायर पॉसिबिलिटी रखते थे इंडिया में अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाने की, बट दीज आर द रीजन बिहाइंड इट। और कुछ घटनाएं हैं जो लेटर पीरियड में हुई हैं इनके डिक्लाइन के बाद या डिक्लाइन में मदद की जिन्होंने, उनमें 1632 के आसपास शाहजहां जो कि मुगल एम्पर थे, उन्होंने हुगली से पोर्चुगीज को भगा दिया। और 1661 में ब्रिटेन ने मुंबई ले लिया था पोर्चुगल से। इसके ये रीज़न जो पीछे है वो एक रॉयल मैरिज हुई थी ब्रिटेन के प्रिंस और पोर्चुगीज प्रिंसेस के बीच, तो उनको एज अ डाउरी मुंबई दे दिया गया। तो एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो ट्रेड सेंटर था वो भी पोर्चुगीज़ के हाथ से चला गया और तब तक पोर्चुगीज यहाँ से डिक्लाइन कर चुके थे। तो ये रीज़न है पुर्तगालियों के डिक्लाइन के। अब हम देखते हैं पुर्तगालियों के बारे में आखिरी चीज़ जो हमारी जानने लायक है कि इनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा इंडिया में। तो इंडिया में अगर आप देखें टोबैको, पोटैटो और टमाटो, ये तीनों चीज़ों का इंट्रोडक्शन करने वाले पहली बार इंडिया में इन्हें लाने वाले थे पोर्चुगीज। किन किन चीज़ों का? टोमेटो, पोटैटो एंड टोबैको। इसके अलावा गॉथिक आर्किटेक्चर जितना आपको दिखता है, इनिशियल गॉथिक आर्किटेक्चर, वो इंडिया में डेवलप किया था पोर्चुगीज ने। बहुत सारे चर्चेज आगे आप जानते हैं ये लोग रिलीजियस इंटॉलरेंस थी, इसका मतलब अपने रिलीजन को काफ़ी असर्ट करते थे। तो गोवा में पाए जाने वाले चर्चेज ज़्यादातर जो इस समय के हैं, उनमें जो आपको आर्किटेक्चर स्टाइल दिखता है, दैट आर्किटेक्चर स्टाइल इज गॉथिक आर्किटेक्चर। और लेटर ऑन ब्रिटिशर्स ने भी इस आर्किटेक्चरल स्टाइल को अडॉप्ट किया था और उसके बाद बहुत सारे बिल्डिंग्स और मॉन्यूमेंट्स जो हम आज के समय में देखते हैं उनमें गॉथिक आर्किटेक्चर की हमें झलक मिलती है। कुछ खास हमारी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं जैसे कि प्रेसिडेंट हाउस है, राष्ट्रपति भवन, जो कि ब्रिटिशर्स ने बनाया बट वो गॉथिक स्टाइल अडॉप्ट करते हुए बनाया। तो राष्ट्रपति भवन हमारा सुप्रीम कोर्ट की जो बिल्डिंग है उसको और इन सभी चीज़ों को बनाने का काम जिस स्टाइल से किया गया वो गॉथिक आर्किटेक्चर है। गॉथिक आर्किटेक्चर देने का श्रेय भी हमारे देश को जाता है पोर्चुगीज को। और जो फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस है इंडिया में जो 1556 में एस्टेब्लिश की गई, वो भी पोर्चुगीज ने ही की थी। 1556 में फर्स्ट प्रेस एस्टेब्लिश की थी इन गोवा। ओके, सो दीज आर द कंट्रीब्यूशन ऑफ पोर्चुगीज एंड दे आर डिक्लाइंड। ऐसा नहीं है कि डिक्लाइन के बाद पोर्चुगीज देश छोड़कर चले गए, बट वो इतना स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं रखते थे, इतना स्ट्रॉन्ग पकड़ नहीं रखते थे इंडियन पॉलिटिक्स में और इंडिया को प्रभावित करने में। वो जस्ट ट्रेडर के रूप में सीमित हो गए थे। कुछ एरिया जैसे कि गोवा है वहाँ इनका इन्फ्लुएंस था और बाकी भारतीय हिस्सों पर इनका इन्फ्लुएंस नहीं रहा। तो ये पहली यूरोपियन पावर थी जिसके बारे में हमने पढ़ा है, दैट इज पोर्चुगीज। उसके बाद जो दूसरी पावर आती है इंडिया में यूरोपियन पावर, वो है डच। डच जो होते हैं वो पोर्चुगीज के बाद आते हैं और डच किन लोगों को कहा जाता है? जो नीदरलैंड और हॉलैंड के निवासी होते हैं। नीदरलैंड हॉलैंड एक ही देश के दो नाम रखे जा सकते हैं। इसका बेसिकली ऑफिशियल नाम तो नीदरलैंड्स है और ये यूरोप में है, नॉर्दर्न यूरोप का हिस्सा है, और हॉलैंड इसको बोलते हैं। तो नीदरलैंड के जो भी निवासी थे उन्हें डच कहते हैं। और डच दरअसल इंडिया में नहीं, ये साउथ ईस्ट एशिया में फोकस करना चाहते थे और इंडिया इनके लिए एक बीच में पड़ाव या सेंटर की तरह था। डचेस का पूरा फोकस था ट्रेड ऑफ स्पाइसेस में, मसाला के व्यापार में डच इंटरेस्टेड थे और मसाला व्यापार में भी इनका मेन इंटरेस्ट था साउथ ईस्ट एशिया के स्पाइस मार्केट की तरफ। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है जो डचों के बारे में हमने समझनी पड़ेगी। उसी की वजह से हमें इंडिया में डच ने क्या किया और क्यों किया उसके बारे में समझ में आएगा। तो जो कॉर्नलिस डी हाउंटमैन नाम का एक पहला डच सिटीजन था जो इंडिया आया था, तो फर्स्ट डच सिटीजन हु केम टू इंडिया इज कॉर्नलिस डी हाउंटमैन। ही केम इन द ईयर 1596 AD। 1596 AD में कॉर्नलिस डी हाउंटमैन आया था। एंड इन 1602 उसके कुछ सालों बाद एक ईस्ट इंडिया कंपनी, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड की स्थापना हुई है। सो इन 1602 एक कंपनी बनाई गई है इन नीदरलैंड जिसका काम है इंडिया और
ईस्ट इंडीज जिसे वो कहते थे, साउथ ईस्ट एशिया के इलाकों में ट्रेड करने के लिए ये कंपनी बनाई थी। इट इज़ फॉर्म्ड बाय मर्जिंग वेरियस ट्रेड कंपनीज। तो ये बहुत सारी जो डच कंपनीज थी उनको मिलाकर एक कंपनी बनाई थी, और इसका ओरिजिनल नेम कुछ इस तरह था, वेरेनिंगडे ऑस्टिंडिशे कैम्पेग्ने, VOC, ये वहाँ की लैंग्वेज में है, और इसको यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी आप इंग्लिश में बोल सकते हैं इन ट्रांसलेशन। तो डच आए थे, इनका मेन जो फोकस था वो साउथ ईस्ट एशिया में था, ट्रेड ऑफ स्पाइसेस पे इनका ध्यान ज़्यादा था, और फिर इंडिया में इनके साथ क्या क्या हुआ उस चीज़ को हम इसमें देखेंगे। तो डच जो थे उनका जो इनसे पहले आए हुए थे पावर पोर्चुगीज से, ऑब्वियसली क्लैश होना लाजमी था। तो इनके डच और पोर्चुगीज के बीच स्पाइस मार्केट, जो बड़े स्पाइस मार्केट सेंटर थे इंडिया के, उनको कैप्चर करने को लेकर स्ट्रगल हुआ, और कुछ इन्होंने फिर वॉर्स लड़ी होंगी आपस में। ये तो हुआ पोर्चुगीज के साथ। इसके अलावा फिर डचेस ने जब इंडिया आए तो कहाँ कहाँ अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश की, तो गुजरात राज्य में, बंगाल में, बिहार और उड़ीसा के कुछ इलाकों में इन्होंने अपनी इनिशियल फैक्ट्री स्टैब्लिश की थी। जो पहली फैक्ट्री है डच की, वो पहली फैक्ट्री स्टैब्लिश हुई थी आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में इन द ईयर 1605 AD। तो आप देख रहे हैं कि 1602 AD में ये पहले कंपनी बनती है, फिर ये इंडिया आते हैं, और 1605 में ये अपनी पहली फैक्ट्री स्टैब्लिश करते हैं। इसके अलावा ये गुजरात, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में भी कुछ जगह अपने सेटलमेंट बनाते रहते हैं। द अदर डच फैक्ट्री जिनकी लिस्ट और जिस ईयर में ये बनी उनके बारे में यहाँ पे दिया गया है। पुलिकट इन 1610, सूरत इन 1616, और इसके अलावा चिंशुरा जो कि बंगाल में है, कोचीन केरला, नागापट्टनम आंध्र प्रदेश, पटना इन बिहार, इन जगहों पर डच फैक्ट्री लगी थी। तो इतनी कहानी डच की अभी तक की है। लेकिन फिर आता है 1759, वी कम डायरेक्टली टू दैट ईयर। इस साल कुछ खास होता है। साल क्या होता है? इस साल एक बैटल होता है, और ये काफ़ी टाइम बीत चुका है डचेस को यहाँ आते हुए। दरअसल डच का यहाँ कोई ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं है, बस ये देखिए आप 1605 से लगभग ये 100 साल से भी ज़्यादा का समय है। उसके बाद डच यहाँ है, और कुछ सिग्निफिकेंट इन्होंने ऐसा नहीं किया है। दे जस्ट ट्रेडेड अलोंग द कोस्ट ऑफ इंडियन ओशन, और उसमें साउथ ईस्ट एशिया पे उनका पूरा फोकस है। अगर हम साउथ ईस्ट एशियन हिस्ट्री की बात करेंगे तो वहाँ डच ने काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया था। एक बैटल होता है, बैटल ऑफ चिंसुरा, इसको बैटल ऑफ बाइडेरा भी कहते हैं, इसको बैटल ऑफ हुगली भी कहते हैं। ये तीनों नाम एक ही बैटल के हैं। दरअसल ये हुआ था चिंसुरा नाम के गांव में, जो कि बाइडेरा नाम के बड़े से इलाके में पड़ता था, और हुगली ये इसका डिस्ट्रिक्ट समझ लीजिए। तो इन तीनों में से कोई भी नाम आए तो एक ही बैटल की बात हो रही है, ये आपको ध्यान रखना होगा। ये जो बैटल था ये लड़ा गया था डच और पोर्चुगीज नहीं, बल्कि ब्रिटिशर्स के बीच। पोर्चुगीज से इनके स्ट्रगल हुए हैं, इनिशियल स्ट्रगल, लेकिन ये जो अल्टीमेट स्ट्रगल था ये था डच और ब्रिटिशर्स के बीच, जिसने ये निर्धारित कर दिया कि डच जो है फाइनली डिक्लाइन इन इंडिया बाय ब्रिटिश। तो ब्रिटिशर्स ने इन्हें इतनी बुरी तरह से हराया कि डच का डिक्लाइन ही हो गया इंडिया से। ठीक, तो इंडिया से डचेस बस इतनी ही रखते हैं कहानी कि ये चले गए। ये है डचेस की बात। इनके कुछ फैक्ट्रीज हैं और इनका स्पाइस मार्केट पे ध्यान है। तो अब हम देखेंगे जो ब्रिटिश फोर्सेस हैं जिन्होंने चिंसुरा में डचेस को हराया था, वो उनकी लीडरशिप की रॉबर्ट क्लाइव के हाथ में। एक इम्पॉर्टेंट फिगर है रॉबर्ट क्लाइव, जिनके बारे में आगे जाके हम बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं। एक ग्लिम्स हम आपको यहाँ दे रहे हैं कि रॉबर्ट क्लाइव ने डचेस को खात्मा कर दिया इंडिया से लगभग, और रॉबर्ट क्लाइव धीरे धीरे इंडिया में कैसे ब्रिटिशर्स कॉन्क्वेस्ट अपना करते हैं, कैसे कब्जा करते हैं, उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहेंगे। खैर, अभी हम जब डच की बात करें तो उनके डिक्लाइन कैसे हुआ, उनके कुछ रीजन के बारे में हम यहाँ जान लेते हैं। तो पहला रीजन तो है इनका वीक नेवल फोर्स का होना। अदर यूरोपियन पावर जैसे कि पोर्चुगीज और ब्रिटिशर्स के कंपैरिजन में डच की नेवल फोर्स वीक थी, इसलिए उनके सामने टिक नहीं पाए। दूसरा है द पॉलिसी ऑफ एक्सट्रीम सेंट्रलाइजेशन। डच ईस्ट इंडिया कंपनी एक्सट्रीम सेंट्रलाइजेशन पे काम करती थी, हालांकि ये बहुत सारी छोटी छोटी कंपनीज के मिलने से बनी थी,
बड़ी डच ईस्ट इंडिया कंपनी, लेकिन इसमें सेंट्रलाइजेशन का गुण था, यानी कि एक अथॉरिटी बैठती थी सबसे ऊपर और वही सारे डिसीजन लेती थी, और वो अथॉरिटी बैठती थी नीदरलैंड्स में, वहाँ से डिसीजन लेती थी। और यहाँ इंडिया में जो रियल टाइम सिचुएशन है उसमें काम करना थोड़ा मुश्किल था, बहुत सारी डाइवर्सिटी थी, बहुत सारे अलग अलग फैसले लेने होते थे। इवन साउथ ईस्ट एशिया में भी क्या करना है और क्या नहीं करना है उससे रिलेटेड जो डिसीजन मेकिंग है इनकी हैम्पर होती थी इस एक्सट्रीम सेंट्रलाइजेशन की वजह से। थोड़ा डिसेंट्रलाइजेशन यदि रहता तो आराम से ये लोग कुछ ट्रेड भी कर सकते थे और कुछ इन्फ्लुएंस भी कर सकते थे इलाकों। इसके अलावा नेवल फोर्स का वीक होना का एक रीज़न ये भी है, जो कि है वीक फाइनेंशियल कंडीशन थी इनकी इन कंपैरिजन टू अदर यूरोपियन पावर्स। वीक फाइनेंशियल कंडीशन इसीलिए थी क्योंकि इंडिया पे इन्होंने फोकस नहीं किया, इंडिया की वेल्थ पे फोकस नहीं किया, इनका फोकस था साउथ ईस्ट एशिया पे। वहाँ से ट्रेड करना और प्रॉफिट कमाना एक अलग बात थी, और इंडिया में जो इनके ऑपरेशन हैं उनसे डील करने के लिए पैसे इकट्ठा करना एक अलग बात थी। तो इंडिया में इन्हें कोई सपोर्ट नहीं मिला फाइनेंशियली, जिसकी वजह से इनकी नेवल फोर्स भी वीक थी, इनकी पॉलिसी भी गलत थी, तो इनके डिक्लाइन में इसने मदद की। और इनका जो मेन रीज़न है इंडिया में डिक्लाइन होने का वो है they focused too much towards the Spice Islands. Okay, स्पाइस आइलैंड्स यानी कि जो मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड के इलाके हैं वहाँ डचेज ने बहुत ज़्यादा फोकस किया, इंडिया पे नहीं किया। तो दिस इज द मेन रीजन दे डिक्लाइंड इन इंडिया। तो ये है कुछ रीजन डचेज के डिक्लाइन के, लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग बातें भी हैं डच ट्रेड सिस्टम के बारे में, आइए उन्हें देखते हैं। तो इंटरेस्टिंग बातें क्या है, तो डच का जो ट्रेड सिस्टम था ये कार्टेल के आधार पर था। एक हमने कॉर्टेज पढ़ा था और एक ये कार्टेल है। कॉर्टेज तो सिस्टम तो है जो पोर्चुगीज यूज करते हैं, इट इज अ काइंड ऑफ सी पास सिस्टम जो कि हमने पीछे पढ़ लिया है। इसमें आपको लाइसेंस देना होता है एक जगह से दूसरी जगह मूव करने पर, क्योंकि दोनों पॉइंट पे एक पावर का मतलब एक पावर जो है उसको गवर्न करती है। तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए आपको इधर एक पास बनाना पड़ेगा, तब आप यहाँ पहुँचेंगे, और यहाँ पहुँचेंगे तो पास दिखाना पड़ेगा, देन यू कैन मूव इससे आगे। तो ये कॉर्टेज था, लेकिन जो डच का ट्रेड सिस्टम है ये कार्टेल पर बेस्ड है। कार्टेल एक टाइप का होता है कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव जैसे कि आप देखते हैं हमारे देश में बहुत सारे छोटे छोटे सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं, ऐसे ही तरह का एक कार्टेल था। कार्टेल यानी कि ये देखिए छोटी छोटी कंपनियों ने मिलके कोऑपरेट किया और एक बड़ी कंपनी बनाई और उसे भेजा ट्रेड करने के लिए इन इलाकों में। और इस कार्टेल सिस्टम के तहत जितना भी प्रॉफिट होता था वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था उन छोटी छोटी कोऑपरेटिव इकाइयों के बीच, उन छोटी छोटी कंपनीज के बीच। तो ये एक स्पेशलिटी है। Cartel system is the speciality of Dutch trade system and it is a kind of cooperative system। ठीक है, कोऑपरेटिव सिस्टम इन नटसेल अगर हम देखें तो छोटी छोटी इकाइयाँ, मान लीजिए एक इंसान, दो इंसान, तीन इंसान, चार इंसान मिलकर एक बड़ी इकाई को फाइनेंशियली मदद देते हैं। 2 यूनिट्स 2 यूनिट्स 2 यूनिट्स 2 यूनिट्स टोटल मिलके हो गई अपनी 8 यूनिट्स। 8 यूनिट्स की एक कंपनी बना दी। ये कंपनी अब अच्छे से काम करेगी, बशर्ते अगर ये एक इंसान 2 यूनिट्स लेके जाता तो ये छोटा व्यापारी होता, लेकिन ये एक बड़ी कंपनी हो गई है। इस कंपनी को जो भी प्रॉफिट होगा वो इक्वली शेयर किया जाएगा इनके बीच, और इस तरह से सिस्टम चलता। तो जो इंटरेस्टिंग बात है इस कार्टेल सिस्टम की, द वन इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट देम इज दैट दे गेव द हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रॉफिट विच इज 18%। ये बहुत हाईएस्ट माना जाएगा to their partners and for 200 years, यानी कि इतने लंबे समय तक इन्होंने अपने पार्टनर्स को, यानी कि इन्होंने जिन्होंने ये कंपनी बनाई थी इनको 200 सालों तक 18% का पर एनम प्रॉफिट मिलता था, एंड विच इज अ रिकॉर्ड इन इटसेल्फ। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है इन द हिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। ये खास बात है डचेस की। तो डच आए, इनका डिक्लाइन हुआ इंडिया में, ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन एज अ कंपनी ये इन्होंने बहुत अच्छा एक रिकॉर्ड बनाया था। अब आप सोचेंगे कि ये 200 साल तक 18% प्रॉफिट कैसे देते रहे, क्योंकि इंडिया में तो कुछ खास कर नहीं पाए, लेकिन हमें ध्यान रखना होगा कि इंडिया से बाहर भी इनका इंटरेस्ट था, और वो जो प्रॉफिट इन्होंने गेन किया इन साउथ ईस्ट एशियन मार्केट्स में, वो प्रॉफिट
था रिस्पॉन्सिबल इतना डिविडेंड देने के लिए, इतना प्रॉफिट देने के लिए। यहाँ साउथ ईस्ट एशिया की जो मसाला मार्केट थी, स्पाइस मार्केट थी, उसने इन्हें काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट देना शुरू कर दिया। ओके, तो यहाँ तक हम समझ गए पोर्चुगीज़ का आना और डच का आना। डच काफ़ी छोटा रोल रखते हैं इंडिया में, लेकिन इनके बारे में भी कुछ बातें जानने लायक हैं जिन्हें हमने अभी देखा। इसके अलावा पोर्चुगीज़ का डिक्लाइन क्यों हुआ और उसकी क्या वजह थी ये भी हम देख चुके हैं, उनके कंट्रीब्यूशन क्या थे ये भी हम देख चुके हैं। तो दो यूरोपियन पावर के बारे में हम पढ़ चुके हैं, जिनमें है पहली पोर्चुगीज़ जो कि काफ़ी सिग्निफिकेंट थी, और दूसरी है हमारी डच। तो इन दोनों के बारे में हमारा आज की इन 2 क्लासेस में हमने देख लिया। कल हम देखेंगे ब्रिटिश। ब्रिटिश काफ़ी इलेबोरेटिव है और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा जानना कि जब ब्रिटिश आते हैं तो क्या क्या चीज़ें चेंज होती हैं। इफ़ यू वांट टू सी अ ग्लिम्स ऑफ टुमारोज क्लास, तो ये देखिए ब्रिटिश का जो अराइवल है इंडिया में वो कब हुआ, इन 1599 और 1600 AD के आसपास क्वीन एलिजाबेथ ने चार्टर देती है, और फिर आके ब्रिटिश कैसे इंडिया में अपनी पकड़ मजबूत करते हैं। जैसा कि आपने पोर्चुगीज़ के टाइम पर देखा था कि धीरे धीरे पोर्चुगीज़ ने इंडिया के बहुत सारे सेंटर्स और बहुत सारे इलाकों पर कब्जा किया, और वो कुछ वजहों से, अपनी जिन वजहों से उनका डिक्लाइन हुआ, उन वजहों को ब्रिटिशर्स शो नहीं करेंगे। जैसे कि रिलीजियस इंटॉलरेंस का जो मामला है, तो ब्रिटिशर्स को इंटरेस्ट नहीं था कन्वर्ट कराने में, उनका इंटरेस्ट सिर्फ पॉलिटिकल गेन लेने में था, जिसकी वजह से उनका ट्रेड आसानी से हो सके, और वो काफ़ी प्रैक्टिकल भी थे। इसके अलावा डचेस के जो डिक्लाइन के रीजंस थे, डच के डिक्लाइन होने के पीछे उनकी फाइनेंशियल कंडीशन, वीक नेवल फोर्स जो थी, इस तरह के रीजंस ब्रिटिशर्स के पास नहीं थे। इसलिए भी ब्रिटिशर्स इनसे आगे बढ़ेंगे और कुछ ऐसा कर दिखाएंगे कि एकमात्र बड़ी शक्ति के रूप में ब्रिटिशर्स ही यहाँ राज करेंगे। तो इन सब के बारे में हम देखेंगे अपनी कल की क्लास में। आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी। अगर आप NDA CDS या फिर किसी भी डिफेंस रिलेटेड एग्ज़ाम्स के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहते हैं, तो आप दिए गए नंबर जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं उन पे संपर्क कर सकते हैं। हमारे ऑफलाइन बैचेस भी चल रहे हैं, अगर आप एडमिशन लेना चाहें तो इसके लिए भी आपको दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करना पड़ेगा। तो थैंक यू सो मच फॉर टुडेज क्लास एंड नाउ ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। मिलते हैं आपसे जल्दी कल मॉडर्न हिस्ट्री के चैप्टर्स को आगे बढ़ाते हुए। बाय बाय।